डेंगू का इलाज और एक 7 साल की बच्ची, कितना महंगा पड़ सकता है ये इलाज? 2 लाख, 5 लाख, लेकिन क्या 15 दिन के इलाज के लिए 16 लाख रुपए का बिल आ सकता है? जनाब, ये बिल गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल से जयंत सिंह को सौंपा गया है और उनके मृत 7 साल की बच्ची के लिए यह अस्पताल का बिल है। शायद हम इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि बच्ची की जान अस्पताल क्यों नहीं बचा पाया, लेकिन हां, इस बात पर सवाल जरूर खड़े होते हैं कि हर दिन 1 लाख रुपए का बिल अगर किसी भी पिता को दिया जाए तो क्या वो वाकई में मना कर सकता है? क्या किसी भी अस्पताल में डेंगू का इलाज इतना महंगा हो सकता है कि 1 लाख रुपए प्रतिदिन का खर्च हो जाए? जरा सोचिए आप। $660 सिरिंज, 2700 दस्ताने, 900 गाउन, 4 लाख की दवाइयां और 20 पन्नों का भारी भरकम 16 लाख का बिल। अब आप इसे प्राइवेट अस्पताल के इलाज का खर्च कहिए या फिर इलाज के नाम पर लूट। गुरुग्राम के अस्पताल में 7 साल की आद्या 15 दिनों तक डेंगू से मुकाबला करती रही, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। डेंगू से बीमार हुई आद्या को पहले एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। हालात में सुधार नहीं हुआ तो पिता भागे भागे उसे गुरुग्राम के फोर्टिस हॉस्पिटल लाए। बच्ची की हालत गंभीर थी, इसीलिए उसे आईसीयू में रखा गया और अब पिता का आरोप है कि बच्ची का तभी ब्रेन डेड हो गया था, लेकिन बिल बढ़ाने में जुटा अस्पताल एमआरआई के बगैर इलाज करता रहा। बच्चे का ब्रेन जो है बहुत शुरू में ही डैमेज हो चुका था, जिसे डॉक्टर ने जानबूझ के टेस्ट नहीं किया और उन्होंने 10-15 दिन, हफ्ता भर 10 दिन जो है उन्होंने इसको ट्रीटमेंट को अपने जारी रखा, जबकि उनको पता था कि उसका ब्रेन डेड हो चुका है। तो फाइनली जब मैंने उनको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया तब जाके उन्होंने एमआरआई किया और उसके बाद उन्होंने बोला कि जो है अब कुछ नहीं हो सकता, ब्रेन उसका 70-80% डैमेज हो चुका है। आरोप है कि ब्रेन डेड बच्ची आईसीयू में भर्ती थी और रोज बिल पर बिल भेजे जाते रहे। परिवार का कहना है कि इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने एमआरआई कराकर उन्हें 16 लाख का बिल थमा दिया। अस्पताल ने आद्या के बिल के लिए 20 पन्नों का पर्चा तैयार किया, जिसमें सिर्फ दवाई का बिल ही करीब 4 लाख रुपए है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि दवा की एक स्ट्रिप का चार्ज 7 गुना ज्यादा वसूला गया। अस्पताल ने बिल में 2700 ग्लव्स, 660 सिरिंज और 900 गाउन के पैसे भी शामिल किए। डॉक्टर की फीस 52,000 रुपए शामिल की गई। 2,17,000 के मेडिकल टेस्ट का बिल भी तैयार किया गया। इस तरह कुल मिलाकर 16 लाख का बिल तैयार हो गया। मैसेज आता था कि आपका बिल अमाउंट इतना हो गया है, लेकिन ब्रेकअप नहीं आता था। मैंने फोर्टिस से अभी भी मांगा है कि मेरे को डे वाइज ब्रेकअप दीजिए कि किस दिन आपने क्या किया है, कौन सी दवा दी है, किस चीज़ का चार्जेस है डे वाइज, तो मुझे अभी तक नहीं मिला है। इस खबर के सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने भी अस्पताल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना को सरकार ने बहुत संज्ञान लिया है। मैंने हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को इससे की उनकी पूछताछ की है और मैंने उनको कहा है कि आप एक डिटेल्ड रिपोर्ट भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजें और मैंने स्वास्थ्य सचिव से कहा है कि वह इसके पर देखें, उनके डिटेल रिपोर्ट पर कार्रवाई करें। हालांकि इस पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े और महंगे अस्पतालों की मनमानी पर लगाम कौन लगाएगा। गुरुग्राम से वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद्र और रिपोर्टर रिजवान आरिफ के साथ टीम न्यूज नेशन। मामले ने जब सुर्खियां बटोरी तब अस्पताल की तरफ से सफाई पेश कर दी गई। फोर्टिस ने एक प्रेस रिलीज जारी किया और उसमें क्या कहा गया, जरा देखिए। बच्ची के इलाज में सभी स्टैंडर्ड मेडिकल प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस का ध्यान रखा गया था। बच्ची को डेंगू की गंभीर हालत में हॉस्पिटल लाया गया था। बाद में उसे डेंगू शॉक सिंड्रोम हो गया और प्लेटलेट्स लगातार गिरते चले गए। परिवार को बच्ची की खराब हालत के बारे में हर दिन लगातार बताया गया। 15 दिन तक बच्ची का इलाज पीडियाट्रिक आईसीयू में चला था। जिस दिन से वो एडमिट हुई थी उस दिन से वो क्रिटिकल थी। उसे इंटेंसिव मॉनिटरिंग की जरूरत थी। जब कोई पेशेंट आईसीयू में वेंटिलेशन पर होता है तो उसे इन्फेक्शन कंट्रोल के ग्लोबल प्रोटोकॉल के तहत बड़ी तादाद में चीजें देनी होती हैं। ये सभी चीजें रिकॉर्ड में दर्ज हैं और उस पर तय चार्ज ही लिया गया है। अगर आप देखें तो किसी भी मरीज के बिल को ओवरचार्ज करना किसी भी अच्छे अस्पताल के बस में नहीं है, बड़ा आसान नहीं है, क्योंकि सारी चीजें ऑनलाइन उसकी एंट्री होती है।
लेकिन हाँ, एक पीछे का दरवाजा जरूर होता है जिससे मरीजों को अस्पताल चूना लगाते हैं। और आइए जरा हम आपको ऐसे ही कुछ पीछे के दरवाजे दिखाते हैं। हमने कुछ अस्पताल विशेषज्ञों से बातचीत की और उन्होंने अस्पताल के गोरखधंधे से पर्दा उठाने में हमारी मदद की, लेकिन वो कैमरे पर सामने नहीं आना चाहते हैं, इसलिए उनकी मोटी बातें अभी हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहली बात उन्होंने कही कि सामान्य मरीज को इमरजेंसी करार देकर कई बार महंगा इलाज कराया जाता है और उन्हें इस तरह के डोज दिए जाते हैं। जब मरीज भर्ती होता है तो उसे महंगी से महंगी दवाएं प्रिस्क्राइब की जाती हैं ताकि बिल मोटा से मोटा बने। महंगी जांच, चाहे उसकी आवश्यकता हो या ना हो, जरूर प्रिस्क्राइब की जाती है। तरह तरह के ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, रोज कराए जाते हैं। MRI, CT स्कैन, तमाम तरह की चीजें की जाती है ताकि बिल और ज्यादा मोटा हो सके। ज्यादा से ज्यादा दिनों तक मरीज को अस्पताल में रखना और खास करके इंटेंसिव केयर यूनिट में रखने की कोशिश अस्पतालों की होती है, जिसमें डॉक्टरों की सक्रिय भूमिका होती है। इसके साथ साथ मेडिसिन के अलावा नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स जो कि दस्ताने हैं, ग्लव्स हैं, नैपीज और तमाम अलग तरह की चीजें हैं, इसे भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। आपको जरूरत होगी एक दस्ताने की, लेकिन इस्तेमाल किया जाएगा या कहा जाएगा कि पूरा पैकेट आपके लिए खोल दिया गया, 40 दस्ताने इस्तेमाल हो गए। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज भी आप जो रूम लेते हैं उसके आधार पर होता है। अगर आप जनरल में हैं, अगर आप इकोनॉमी में हैं, आप मल्टीपल बेड में हैं, आप सिंगल बेड में हैं, हर कैटेगरी का अपना रेट होता है और उसी के हिसाब से सभी रेट तय होते हैं। यानी कि डॉक्टर की फीस, OT की फीस, तमाम अलग अलग फीस जो भी हैं, वो सारी फीस इसी आधार पर तय की जाती हैं और इस तरह से अस्पताल आपको चूना लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों पर नकेल कसने की कोशिश नहीं की है। कानून तो है, बस पालन करवाने की इच्छा शक्ति हमारी सरकारों में है ही नहीं। और वो इसलिए क्योंकि संसद ने 2010 में एक बिल पारित किया था और वो बिल था क्लिनिकल असेंबलिएशन रेगुलेशन एक्ट। और इस बिल के तहत अस्पतालों की मनमानी को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया था। चिकित्सा के लिए आवश्यक सुविधाएं हर हाल में सुलभ और मौजूद हों, कम कीमत पर मौजूद हों, यह इस बिल का उद्देश्य था। मरीजों को चार्ज के मामले में अस्पतालों की मनमानी नहीं झेलनी होगी, एक रैशनलाइज्ड बिलिंग सिस्टम होगा, यह इस बिल का उद्देश्य था। बिलों में डॉक्टरों और अस्पतालों के खिलाफ IPC के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान था और इस बिल के मुताबिक अगर किसी मरीज की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है तो शव को परिजनों को तुरंत हवाले करना है और इसके लिए पहले फीस वसूलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश के सभी 28 राज्यों ने इस एक्ट पर अपनी मंजूरी नहीं दी है। यही वजह है कि अभी भी तमाम राज्यों में और सब जगह आम आदमी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब उनको लैंड कंसेशन रेट पे दी जाती है तो इस बात का भी गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जो रेट्स वो चार्ज करते हैं वो एग्जॉर्बिटेंट रेट्स ना हो। उसके लिए एक सबसे प्रावधान क्लियर होना चाहिए कि हर एक चीज़ आइटम का जो रेट है वो डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि जो भी वहाँ पेशेंट जाता है उसको पता होना चाहिए कि मुझे इस बीमारी के खिलाफ अगर ये इलाज चल रहा है तो उसमें मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे, बेड अरेंज किया तो इतने पैसे देने पड़ेंगे। उसमें कई फैसिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो बेड के साथ यूज़ की जाती हैं, उस फैसिलिटीज़ का भी हर एक का रेट होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कुछ आइटम्स का आप रेट लगा देते हो, वो तो पेशेंट यूज़ भी नहीं करता, उसको तो पता नहीं, आपने कहा कि हम अवेलेबल करवाते हैं और आप चार्ज कर लेते हो, जबकि उसने उन आइटम्स को कभी यूज़ भी नहीं किया हो। तो ये भी प्रावधान होना चाहिए कि जिन आइटम को यूज़ नहीं किया गया हो, बेशक आपने प्रावधान वो प्रोविजन दी भी हो, जैसे आपने फ्रिज की प्रोविजन दी है वो नहीं यूज़ करता। न्यूज नेशन ने प्राइवेट अस्पतालों में इस पूरे गोरख धंधे को आपके सामने कई मौकों पर प्रस्तुत किया। ऑपरेशन लाइफलाइन न्यूज नेशन का वो प्रोग्राम जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया कि कैसे मरीजों को फंसाकर, ठग कर, चोरी कर कर उनसे पैसे बटोरे जाते हैं। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट और आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि क्या ये आपकी जिंदगी में नहीं हो रहा है। जिन खबरों को न्यूज नेशन ने प्रमुखता से उठाया, जिस ऑपरेशन लाइफलाइन के जरिए अस्पतालों की संवेदनहीनता को बेपर्दा किया गया,
दरअसल कुछ समय पहले न्यूज नेशन ने भी ऑपरेशन लाइफलाइन नाम से स्टिंग ऑपरेशन चलाया था, जिसके जरिए कई अस्पतालों की जमीनी हकीकत को सामने लाया गया था। इस स्टिंग में दिखाया गया था कि किस तरह से मरीजों को अस्पतालों में मेडिकल इक्विपमेंट और दवाइयों के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती है। इस खबर को दिखाए जाने के बाद हाईकोर्ट से लेकर सरकार तक में हलचल मच गई थी। यहाँ तक कि एक पीड़ित महिला ने स्टिंग ऑपरेशन की सीडी अर्जी के साथ अदालत में जमा करवाई थी। अब कुछ ऐसी ही संवेदनहीनता और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना गुड़गांव की नजर आ रही है, जहां महज पैसा बनाने के नाम पर न सिर्फ बच्ची के इलाज में लापरवाही बरती गई, बल्कि मौत के बाद उनके परिवार के जख्मों पर नमक कुरेदने की भी कोशिश की गई। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस तरह के बीमार अस्पतालों का क्या इलाज है। गुड़गांव से वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद्र के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज नेशन। क्या सरकार विंटर सेशन से भाग रही है? क्या सरकार विंटर सेशन को टालना चाहती है? क्या सरकार इस हर विवादास्पद मुद्दे की चर्चा से खुद को बचाना चाहती है, जिससे वो गुजरात के चुनाव में महफूज रह सके? यह आरोप कांग्रेस खुलकर मोदी सरकार पर लगा रही है। कांग्रेस का मानना है कि गुजरात के चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती जिससे उसकी साख पर बट्टा लगे। लिहाजा संसद के सत्र को टालकर बीजेपी विपक्ष के हर प्रहार को धता बताना चाहती है। संसद सत्र से पहले ही छिड़ गई रार। सरकार इलेक्शन लड़ने और लड़ाने की मशीन बन गई है साढ़े। मोदी सरकार और विपक्ष में आर पार। राहुल गांधी जी संसद में कितना रहते हैं, आज मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं। एक ओर संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, तो दूसरी ओर मोदी सरकार और कांग्रेस के बीच जुबानी तीर चरम पर है। गुजरात के चुनावी दंगल की गूंज दिल्ली दरबार में भी सुनाई दे रही है। शीतकालीन सत्र में देरी को लेकर सवालों की फहरिस्त लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता मीडिया से मुखातिब हुए और टारगेट पर रही मोदी सरकार। इस क्रिटिसिज्म से बचने के लिए और जो मुद्दों ने उनके परेशान कर दिए हैं, उन मुद्दों को छुपाने के लिए वो सेशन नहीं बुलाना चाहते हैं, इसीलिए हम खंडन करते हैं। कांग्रेस इल्जाम लगा रही है कि मोदी सरकार सवालों से बचने के लिए जानबूझकर सत्र को छोटा कर रही है, क्योंकि अगर अगले हफ्ते भी कवायद शुरू होती है तो दिसंबर से पहले सत्र का आगाज नहीं हो सकेगा। कांग्रेस के इन सवालों पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद दलील दे रहे हैं कि कांग्रेस पहले अपना इतिहास देखे। छोटे छोटे सेशन मनमोहन सिंह के समय कितने हुए, पीवी नरसिंह राव के समय कितने हुए, चंद्रशेखर के समय कितने हुए, इंदिरा गांधी के समय कितने हुए, सब आपको हम देंगे। तो क्या कहा जा रहा है हमें? ये कोई नई बात है क्या? मैं पूछूंगा, क्या कांग्रेस के लोगों को प्रचार नहीं करना है क्या? बताया जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में देरी को लेकर कांग्रेस राष्ट्रपति भवन में गुहार लगा सकती है और इसके लिए सभी विपक्षी दलों को साधने की कोशिश में जुटी है। टीम न्यूज नेशन। पवन पुत्र हनुमान ने एक छलांग में ही लंका पार कर दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट अब चाहता है कि दिल्ली की पहचान बन चुके करोल बाग के 108 फीट ऊंचे हनुमान की प्रतिमा को हेलीकॉप्टर के जरिए व्यस्त करोल बाग से निकालकर किसी अच्छी जगह पर स्थापित कर दिया जाए। आरोप यह है कि करोल बाग में मौजूद हनुमान जी की प्रतिमा गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है। हनुमान प्रतिमा को गिराने का आदेश शायद पारित हो पाए, यह संभव नहीं है। ऐसे में हाईकोर्ट का सुझाव दिल्ली सरकार के लिए गले की फांस बन गया है। आखिरकार पवन पुत्र हनुमान को एयरलिफ्ट करना आसान है क्या? पवन पुत्र होंगे एयरलिफ्ट। बड़े हनुमान जी का बदल सकता है ठिकाना। बजरंगबली की 108 फीट ऊंची मूर्ति दिल्ली की पहचान बन चुकी है। करोलबाग जैसे पौष इलाके के लिए विशालकाय मूर्ति लैंडमार्क की तरह है, लेकिन अब इस मूर्ति को एयरलिफ्ट कर हटाया जा सकता है। दरअसल इस प्रतिमा के खिलाफ यहाँ पर एक एनजीओ ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि भगवान हनुमान की इस प्रतिमा की वजह से यहाँ पर जो रोड परिचालन है वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है, रोड सक्रिय है। जिसके बाद से दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने ये जो अथॉरिटीज़ है उनको निर्देश दिया है कि वो इस चीज़ पर विचार करें कि क्या भगवान हनुमान की इस मंदिर को क्या एयरलिफ्ट किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो फैसला है, ये जो निर्देश है, वो धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। तो देखना भी होगा कि आगे क्या होता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने को लेकर हो रही सुनवाई के दौरान मूर्ति एयरलिफ्ट करने पर विचार करने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि
अमेरिका में कई गगनचुंबी इमारतों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह स्थापित किया जा चुका है और ऐसा भारत में भी किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने सिविक एजेंसियों से कहा है कि वे हनुमान मूर्ति को एयरलिफ्ट करने के बारे में विचार करें और इसके लिए उपराज्यपाल से बात करें। हालांकि मंदिर प्रशासन का कहना है कि ट्रैफिक की कई और भी वजह हैं, उन पर भी गौर किया जाना चाहिए। कोई भी दिल्ली का रोड नहीं है जिस रोड पर ट्रैफिक जाम न लगता हो, सारे रोड जाम हैं। तो यहाँ जब ट्रैफिक बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, तो जाम तो लगेगा, उसमें मंदिर का कोई दोष नहीं है। मूर्ति एयरलिफ्ट करने और मूर्ति की वजह से हो रहे ट्रैफिक जाम पर स्थानीय लोग मूर्ति हटाने के पक्ष में नहीं दिखाई देते। एयरलिफ्ट वैसे तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सेंटर में अगर रेड लाइट बंद हो जाती है तो जब दिक्कत आती है, वैसे ऐसा कोई इशू नहीं है। इससे पहले भी तो था ये, तब तो इतना ट्रैफिक नहीं था। चलो ठीक है, उपाय कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के उपाय तो बिल्कुल हिंदू धर्म की जो आस्था है ना, उस पर बिल्कुल चोट करने वाली बात है। करोल बाग की हनुमान मूर्ति दिल्ली की पहचान बन चुकी है, लेकिन मामला अतिक्रमण का है। ऐसे में देखना ये होगा कि हनुमान जी की इस मूर्ति को एयरलिफ्ट कैसे और कब किया जाएगा, या फिर इसका कोई दूसरा रास्ता भी निकलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ दीक्षा पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। हर दिन पद्मावती फिल्म को लेकर कोई न कोई नया संग्राम शुरू हो ही जाता है। एक तरफ राजपूत समाज विरोध के ताल ठोक रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता में बैठे लोग अपनी कुर्सियां बचाने और उसे गर्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राजपूत समाज के विरोध को देखते हुए पहले ही कई राज्यों ने फिल्म के रिलीज पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान में फिल्म रिलीज नहीं हो पाएगी। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन जगहों पर भी फिल्म के रिलीज को लेकर संशय बना हुआ है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पद्मावती फिल्म को लेकर जितना दोषी विरोध करने वाले लोग हैं, उससे ज्यादा दोषी फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली है। उधर इस मुद्दे पर करणी सेना के अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह कलवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दखल की मांग की है। देखिए, कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो संजय लाली भंसाली हो या कोई और हो। और मुझे लगता है कि अगर धमकी देने वाले दोषी हैं तो ये भंसाली भी कम दोषी नहीं है। जो जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के आदी बन चुके हैं, कार्रवाई होगी तो दोनों पक्षों पर समान रूप से होगी। इससे पहले की फिल्म कोई देखे, पहले ही फैसला आ चुका है, दोनों पक्ष दोषी हैं। फिल्म किसी ने देखी नहीं है। पद्मावती फिल्म के रिलीज होने को लेकर तमाम अटकलें हैं, लेकिन अभी तक संजय लीला भंसाली के वीडियो के अलावा किसी भी फिल्म के अभिनेता ने कोई बात सामने स्पष्ट नहीं रखी है। ऐसे में रणबीर सिंह का एक बयान आया है। रणबीर सिंह, जो ने खिलजी का किरदार निभाया, उनका कहना है कि वे 200% इस फिल्म के साथ और संजय लीला भंसाली के साथ खड़े हैं। विवाद पर आधिकारिक तौर पर उन्होंने कहा कि वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये बयान देने का अधिकार फिल्म के प्रोड्यूसर्स का है। लेकिन उन्होंने कहा कि फिल्म में पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के किरदार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे लेकर कोई भी विवाद होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, I am 200% with the film and with my director, Mr. Sanjay Leela Bhansali. Given that it is a very, very sensitive time right now, I have been specifically asked to not say anything. And given that it's a sensitive time, I have been asked to not say anything. Whatever official communication with regards to the film needs to be made, you will receive from the producers. फिल्म पद्मावती में दीपिका पादुकोण ने रानी पद्मिनी का किरदार निभाया है और इस किरदार को लेकर ही जबरदस्त हंगामा बरपा हुआ है। इसकी वजह से दीपिका पादुकोण को बड़ी धमकियां भी मिल रही हैं। लोग उनके नाक काटना चाहते हैं, कान काटना चाहते हैं, न जाने क्या क्या करने की धमकियां दे रहे हैं। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने दीपिका पादुकोण और उनके पूरे परिवार को सुरक्षा देने का फैसला किया है। बेंगलुरु में दीपिका पादुकोण के घर के बाहर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है और कर्नाटक पुलिस के जवान 24 घंटे पादुकोण परिवार की सुरक्षा में तैनात रहेंगे।
पद्मावती फिल्म को लेकर उठे विवाद के बाद अब बेंगलुरु पुलिस ने पद्मावती फिल्म की अभिनेत्री दीपिका पादुकोणे के घर पर जो है सुरक्षा दी है। आप देख सकते हैं यही वो फ्लैट है जहां पर दीपिका पादुकोणे और उनका परिवार रहता है और यहां पर जो है आज सुबह से ही पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। जो भी शख्स यहाँ अंदर आता है उससे पूछताछ करने के बाद ही अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। गौरतलब है कि कल कर्नाटक के गृह मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कर्नाटक के डीजीपी और बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि जल्द से जल्द जो है दीपिका पादुकोणे को सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि जिस तरह की धमकियां मिल रही है ऐसे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए और अगर दीपिका पादुकोणे बेंगलुरु आती है तो उसको भी सुरक्षा दी जाए। उसके बाद ही आज जो है बेंगलुरु पुलिस ने ये सुरक्षा दी है। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। भारतीय फौज की टॉर्नेडो टीम हैरत अंगेज कारनामे कर कई विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है और इस बार तो आर्मी सर्विस कॉर्प्स ने इस टीम ने कमाल ही कर दिया है। बेंगलुरु में एक मोटरसाइकिल पर 58 लोग एक साथ सवार हो गए और एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। इस टीम ने 500 सीसी के मोटरसाइकिल पर 1 किलोमीटर तक अपना ये स्टंट प्रदर्शित किया। इस स्टंट को हम आपको दिखा जरूर रहे हैं, लेकिन इस गुजारिश के साथ कि कोई भी व्यक्ति इस स्टंट को करने की कोशिश ना करे, ये जानलेवा साबित है।